हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिटरेचर लैंड। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर। लास्ट वीडियो में हमने एनटीए नेट इंग्लिश का सिलेबस देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो लिटरेचर का पोर्शन है वो किस में डिवाइडेड है, जॉनरास के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, जिसमें हम ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसके पहले जो पुराना सिलेबस था उसमें लिटरेचर का पोर्शन जो था वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड था। तो इस बार का जो सिलेबस है वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड नहीं है लिटरेचर, पर फिर भी हमको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिना हिस्ट्री को समझे आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देख लेते हैं। इस वीडियो में हम एक आउटलाइंड हिस्ट्री देखेंगे, इसके बाद एक एक करके सारे पीरियड्स को हम एक इस सीरीज़ में डिटेल से देखेंगे। तो आज हम एक आउटलाइन देख लेते हैं कि किस तरह से लिटरेचर की शुरुआत हुई इंग्लिश लिटरेचर की और किस तरह से डेवलपमेंट होता गया और मॉडर्न फॉर्म इंग्लिश लिटरेचर ने ले लिया, किस तरह से राइटर्स जो है नए नए आते गए, नए नए थीम्स ऐड होते गए, नए नए जॉनराज ऐड होते गए और किस तरह से जॉनराज में डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है इंग्लिश लिटरेचर का वो फोर पीरियड्स में डिवाइडेड है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर एंड पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो हम इन सारे क्लासिफिकेशंस को एक एक करके देखेंगे, इनके सब डिविजन्स भी हैं। तो पहला है हमारा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जिसको हम एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहते हैं। तो ये जो एंग्लो सेक्शन पीरियड था ये कब से कब तक था? 450 से 450 से 1066 तक था। ठीक है, ये याद कर लीजिए, 450 से 1066 तक एंग्लो सेक्शन पीरियड था, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, क्योंकि इस समय के जो लिटरेरी वर्क्स थे वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते थे। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और एंग्लो सेक्शन लिटरेचर encompasses literature written in old English in Anglo-Saxon England from the 5th century to the decades after the Norman conquest of 1066। तो ये जो इस समय के जो लिटरेरी वर्क्स थे वो कब से कब तक लिखे गए थे? 5th सेंचुरी से जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1066 में, तब तक के तब तक का जो पीरियड था, उस समय के जो वर्क्स थे वो किस में आते हैं? हमारे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड में आते हैं। इस समय जो लिटरेरी ट्रेंड्स थे, जो लिटरेरी वर्क्स मोस्टली लिखे जाते थे, वो थे द वर्क्स ऑफ द पीरियड इंक्लूडेड वेरियस जॉनरास लाइक पोइट्री, हेजियोग्राफी, सर्मन्स, बाइबल ट्रांसलेशंस, लीगल वर्क्स, क्रॉनिकल्स, रिडल्स। तो ये सारे वर्क्स लिखे जाते थे। दे वर मोस्टली रिटन इन वर्स फॉर्म, और मोस्टली ये जो इस समय के जो लिटरेरी वर्क थे वो वर्स फॉर्म में लिखे जाते थे, पोइटिक लैंग्वेज में लिखे जाते थे। प्रोज वर्क इस समय नहीं आया था, तो मोस्टली जितने भी वर्क्स होते थे वो वर्ड्स फॉर्म में ही लिखे जाते थे, पोइटिकली लिखे जाते थे। सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क माना जाता है बेओवुल्फ। बेओवुल्फ हैज़ अचीव्ड नेशनल एपिक स्टेटस इन ब्रिटेन। ये ब्रिटेन में ये जो बेओवुल्फ है ये एक एपिक पोएम थी जिसको नेशनल स्टेटस प्राप्त है ब्रिटेन में, और ये पहली पोएम मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर की। इसके पहले भी बहुत से लिटरेरी वर्क हुए थे, पर बेओवुल्फ को पहली पोएम माना जाता है। कैडमन का जो वर्क था हिम, कैडमन का जो हिम है ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। विट्सिथ एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, जिसके ये जो बेओवुल्फ है, विट्सिथ है और जो सी फेरर है, इन तीनों वर्क्स जो थे, इन तीनों वर्क्स के जो राइटर हैं वो एनोनिमस है। इनके राइटर का कुछ पता नहीं है, पता नहीं कि इन वर्क्स को किसने लिखा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। बेओवुल्फ, विट्सिथ एंड द सी फेरर, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। और कैडमन का जो हिम है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। फेमस पोइट्स ऑफ दिस एज, कैडमन, इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क था पैराफ्रेस, पैराफ्रेस कैडमन का इम्पॉर्टेंट वर्क है। बीड, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना, फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग किसे कहा जाता है? बीड को। और इनका इम्पॉर्टेंट वर्क था एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, ठीक है, एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल बीड का इम्पॉर्टेंट वर्क है। सिनेवुल्फ, ये भी इम्पॉर्टेंट राइटर हैं और इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है द क्राइस्ट।
अल्फ्रेड द ग्रेट ट्रांसलेटर, अल्फ्रेड द ग्रेट जो हैं वो एक ट्रांसलेटर थे जिन्होंने बहुत से वर्क ट्रांसलेट किए, लाइक ऑरियोसिस का यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है, ऑरियोसिस का वर्क था यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। बीड की हिस्ट्री को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। पोप ग्रेगरीज शेफर्ड्स बुक जो थी ग्रेगरी की, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। एंड बोथियस की का कंसोलेशंस ऑफ फिलोसफी जो बोथियस का वर्क था, इस वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो इस तरह से इस एज में जो इम्पोर्टेंट राइटर रहे हैं, जो पोइट्स रहे हैं, वो कौन कौन है? कैडमन, बीड, सिनेवुल्फ एंड अल्फ्रेड द ग्रेट। तो ये 4 राइटर इम्पॉर्टेंट रहे हैं। फिर आता है आपका मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में हमने क्या देखा था कि ओल्ड इंग्लिश में लिटरेरी वर्क्स लिखे जाते थे, और जो लिटरेरी जॉनरास थे इस एज में वो कौन कौन से थे? क्या क्या देखा था हमने? पोइट्री लिखी जाती थी, हिजियोग्राफी लिखा जाता था, सर्मन्स लिखे जाते थे प्रवचन टाइप के, बाइबल का ट्रांसलेशन इस एज में हुआ था, लीगल वर्क्स और क्रॉनिकल्स, हिस्ट्री जो होती है हिस्टोरिकल वर्क्स होते हैं क्रॉनिकल, एंड रिडल्स लिखे जाते थे। पर इस एज में जब मिडिल इंग्लिश पीरियड आया तो इस समय इंग्लिश जो थी ओल्ड इंग्लिश वो हट गई, और यहाँ पे अब जो फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज में वर्क्स लिखे जाने लगे। ओल्ड इंग्लिश पूरी तरह से हट गई थी और लिटरेचर की जो लैंग्वेज हो गई थी वो हो गई थी लैटिन एंड फ्रेंच। तो ये मिडिल इंग्लिश लिटरेचर जो कि 1066 से 1550 तक रहा, इसका भी सब डिवीज़न है। तो पहला हमारा मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में आता है द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि 1066 से 1340 तक था, ठीक है, 1066 से 1340 तक था। द एज ऑफ चौसर का एज 1340 से 1400 था, और रिवाइवल एज था जो कि 1400 से 1550। तो ये सब आप चीज़ें आपको याद रखनी है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1340, द एज ऑफ चौसर 1340 से 1400, एंड द रिवाइवल एज फ्रॉम 1400 टू 1550। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है? द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जिसको हम नॉर्मन फ्रेंच पीरियड भी कहते हैं। इसकी हिस्ट्री हम बाद में और अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो पीरियड था वो 1066 से 1340 तक था। द टर्म एंग्लो नॉर्मन इज जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टू द मिडल ऑफ द 14th सेंचुरी। तो ये जो नॉर्मन्स थे इन्होंने फ्रेंच पे हमला किया था और फिर ये फ्रेंच में इन्होंने जीत हासिल कर ली थी, इसलिए इस पीरियड को कहते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, मतलब नॉर्मन्स की जीत हो गई थी फ्रेंच के ऊपर। तो ये जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड स्टार्ट हुआ था, इस समय जो लिटरेचर की जो लैंग्वेज होती थी वो इंग्लिश पोइट्री टोटली डिसअपियर हो गई थी, एंड इंग्लिश बिगेन टू डिस्कॉर्डेड ऑन द फेवर ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन वर्क। तो जो नोबल्स होते थे वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा करते थे, जो चर्चेस थे वो लैटिन को फॉलो करते थे, और जो नोबल पर्सन्स होते थे, जो अपर क्लास पीपल होते थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज को फॉलो करते थे, और इंग्लिश जो है वो टोटली डिसअपियर हो गई थी, वो लोअर क्लास तक ही सीमित रह गई थी इंग्लिश लैंग्वेज। लिटरेरी वर्क्स इंग्लिश में नहीं हुआ करते थे। इस समय के जो लिटरेरी ट्रेंड्स थे, जो लिटरेरी जॉनरास थे, तो अगर हम एंग्लो सेक्शन के कंट्रास्ट में देखें तो पोइट्री ऑफ द नॉर्मन ब्रॉट टू इंग्लैंड ब्राइट रोमांटिक टेल्स ऑफ लव। इसके पहले हमने क्या देखा था कि जो पोइट्रीज़ होती थी वो रिलीजियस होती थी, लेकिन इस समय जो पोइट्रीज़ थी वो रोमांटिक टाइप की थी। रोमांटिक टेल्स ऑफ लव एंड एडवेंचर से भरी हुई पोइट्रीज़ इस एज में लिखी जाती थी। द एज टू शिवलरिक रादर देन हीरोइक। इसके पहले हमने क्या देखा था कि एपिक पोएम्स लिखी जाती थी। एपिक पोएम्स की क्वालिटी क्या होती कि वो हीरोइक होती हैं, लेकिन इस समय के जो पोइट्रीज़ होती थी वो कैसी होती थी? शिवलरिक वर्क्स लिखे जाते थे, शिवलरिक होती थी, हीरोइक नहीं होती थी ज़्यादा। क्रॉनिकल्स भी इस एज में भी लिखे जाते थे, और एंग्लो सेक्शन पीरियड में भी क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे, हिस्ट्रीज लिखी जाती थी। रिलीजियस एंड डायडेक्टिक राइटिंग भी इस एज में होती थी, पर इस एज में जो नया फॉर्म आया था वो क्या आया था? रोमांस। रोमांटिक टेल्स जो हैं वो उसका इंट्रोडक्शन इस एज में हुआ था। पोइट्री एंड ड्रामा वर द पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। तो पोइट्री तो पहले भी था एंग्लो सेक्शन पीरियड में भी, इस पीरियड में भी पोइट्री और ड्रामा जो था वो पॉपुलर फॉर्म ऑफ राइटिंग था।
सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स, अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क की बात करें तो द आउल एंड द नाइटिंगेल बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, द आउल एंड द नाइटिंगेल। कर्सर मंडी, ये 30,000 लाइन की बहुत लंबी पोएम है कर्सर मंडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ली जो डी एडम, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया प्ले था, जो किसका प्ले था, द प्ले ऑफ एडम। ये इम्पॉर्टेंट प्ले है, ये भी वर्स फॉर्म में लिखा गया था, क्योंकि इस समय जो प्ले लिखे भी जाते थे वो भी वर्स फॉर्म में ही लिखे जाते थे, पोइटिक फॉर्म में लिखे जाते थे। सेंटे रिसरेक्शन ऑफ द सेवियर, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया वर्क था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है इस एज का। इम्पॉर्टेंट राइटर्स की अगर हम बात करें इस एज में तो वो थे साइमन ऑफ डरहैम। इनका इम्पॉर्टेंट वर्क, ये एक क्रॉनिकल राइटर थे, इन्होंने बहुत सारे क्रॉनिकल्स लिखे हैं साइमन ऑफ डरहैम ने। एंसेलम, ये एक थियोलॉजियन थे और फिलोसोफर भी थे। फ्लोरेंस ऑफ वॉर्सेस्टर, ये भी एक क्रॉनिकल राइटर थे और साथ ही साथ एक मॉन्क भी थे। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, साइमन ऑफ डरहैम, एंसेलम एंड फ्लोरेंस ऑफ वॉर्सेस्टर। इसके अलावा और भी पोइट्स और राइटर्स रहे हैं इस एज में, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। फिर आता है आपका द एज ऑफ चौसर। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बाद एज ऑफ चौसर, जो कि 1340 से 1400 तक था, एंड द एज वॉज नेम्ड आफ्टर जॉफ्री चौसर। ही वॉज द ग्रेट पोएट ऑफ चौसर एज। तो ये चौसर एज के जो जॉफ्री चौसर थे, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो स्टाइल था पोइट्री लिखने का वो बहुत डेवलप्ड हो चुका था। इनके पहले जो भी राइटर्स रहे उनसे बहुत अलग इन्होंने पोइट्री लिखी, और इंग्लिश की शुरुआत फिर से इन्होंने की, क्योंकि जो नॉर्मन पीरियड था वहाँ पे इंग्लिश टोटली डिसअपियर हो गई थी। चौसर और इनके जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उन्होंने इंग्लिश में फिर से वर्क लिखना शुरू किया, और इंग्लिश का मिडिल फॉर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ही रेनासा की शुरुआत होना शुरू हुआ था, तो इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा भी कहा जाता है। रेनासा पीरियड की शुरुआत इसी एज से होने लगी थी। दिस इज़ द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंस। इस पीरियड को पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंस कहा जाता है, क्योंकि ये जो एज था ये मीटिंग ग्राउंड था मिडिल एंड ओल्ड एंड मिडिल का, एंड रेनासा और रिफॉर्मेशन का ये मीटिंग पॉइंट है, इसलिए इस एज को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है एंड पीरियड ऑफ टर्बुलेंस भी कहा जाता है, क्योंकि चौसर के आने के बाद जो लिटरेरी जॉनरास थे, जो लिटरेचर थे, उसमें काफ़ी बदलाव आया, बहुत ज़्यादा बदलाव इस एज में लिटरेचर को लेकर आया था, इसलिए इस पीरियड को टर्बुलेंस एंड ट्रांजिशन पीरियड भी कहा जाता है। और ना सिर्फ लिटरेचर में बल्कि बाकी सारी चीज़ों में भी बहुत बदलाव इस पीरियड में आया था। English came to its own because of the great works done by Chaucer, Langland and Wycliffe। तो ये जो राइटर थे चौसर, लैंगलैंड एंड विक्लिफ, ये इम्पॉर्टेंट राइटर रहे। इन्होंने इंग्लिश को एक नया फॉर्म दिया, ठीक है। मिडिल इंग्लिश में इन्होंने वर्क्स लिखना शुरू किया और इंग्लिश जो है वो फिर अपने स्थान पर आने लगी। इस समय के लिटरेरी ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो इस समय एलिटरेटिव रिवाइवल का बहुत ट्रेंड था। एलिटरेटिव रिवाइवल जो पोइट्रीज थी वो इस फॉर्म में लिखी जाती थी, एलिटरेटिव फॉर्म में लिखी जाती थी। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को हम कहते हैं एलिटरेटिव। तो इस तरह की पोइट्रीज इस समय लिखी जाती थी, रोमांसेस लिखे जाते थे एंड रिलीजियस राइटिंग भी इस समय होती थी। फेमस पोइट्स ऑफ दिस पीरियड, तो इस पीरियड के अगर हम फेमस पोइट्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोइट है जॉफरी चौसर, और इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है द कैंटरबरी टेल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जॉफरी चौसर से के कैंटरबरी टेल्स और इनके और भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। विलियम लैंगलैंड, जिनका इम्पॉर्टेंट वर्क था द पायर्स प्लॉमैन। जॉन गोवर का इम्पॉर्टेंट वर्क है कन्फेशियो अमांटिस, एंड जॉन विक्लिफ जो कि क्या माने जाते हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा रिफॉर्मेशन। हमने क्या देखा, चौसर को क्या बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा, और विक्लिफ को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, चौसर क्या है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा है, और विक्लिफ क्या है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन माने जाते हैं। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था, इन्होंने क्या किया था, कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश, ठीक है। लैटिन से इन्होंने इंग्लिश में कंप्लीट ट्रांसलेशन किया था बाइबल का, विक्लिफ ने। द रिवाइवल एज,
तो चौसर के एज के बाद रिवाइवल एज शुरू हुआ, जो कि कब से कब तक था, 1400 से 1550 तक था रिवाइवल एज। द पीरियड फॉलोइंग द डेथ ऑफ चौसर विटनेस्ड अ वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस। तो चौसर की डेथ के बाद इस एज में, रिवाइवल एज में, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, और इस पीरियड को बैरन पीरियड भी कहा जाता है, बंजर पीरियड। क्यों? क्योंकि चौसर की डेथ के बाद कोई भी ऐसा राइटर, कोई भी ऐसा पोइट नहीं आया जो चौसर के कंपैरिजन में कोई पोइट्री लिख सके। तो बहुत नोटेबल जो वर्क्स थे इस एज में नहीं लिखे गए, कोई अच्छे वर्क्स इस एज में प्रोड्यूस नहीं हुए, इसलिए इस पीरियड को बैरन पीरियड कहा जाता है। इन 1476 the first printing press established in England by William Caxton। विलियम कैक्सटन ने 1476 में पहला प्रिंटिंग प्रेस इस एज में एस्टैब्लिश किया था, और with the appearance of first printing English book in 1476 में जो पहली इंग्लिश बुक पब्लिश हुई थी, प्रिंट हुई थी, in the phase of middle English as a language assumed its modern form। तो उस बुक के पब्लिश होने के बाद, प्रिंट होने के बाद, इंग्लिश ने मॉडर्न फॉर्म अब ले लिया, क्योंकि इसके पहले इंग्लिश का मिडिल फॉर्म चल रहा था, मिडिल चौसर तक। उसके बाद रिवाइवल एज में प्रिंटिंग प्रेस के एस्टैब्लिशमेंट के बाद इंग्लिश जो थी अब वो अपने मॉडर्न फॉर्म में आ रही थी धीरे धीरे। इस एज का अगर हम लिटरेरी ट्रेंड्स देखें तो कौन कौन से लिटरेरी जॉनरास थे इस एज में। मेट्रिकल रोमांस continued to be translated from the French homilies। तो रोमांस इसके पहले एंग्लो नॉर्मन पीरियड से शुरुआत हो गई थी रोमांसेस की, फिर वो चौसर के एज में भी रहा, और फिर इस एज में भी मेट्रिकल रोमांसेस जो है वो कंटिन्यू थे, एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच होमिलीज। तो पहले तो फ्रेंच में ही लिखे जाते थे, एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जो भी वर्क्स थे वो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे जाते थे। तो उस समय के जो फ्रेंच में लिखे गए लिटरेरी वर्क्स थे उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, एंड सेंट्स इज लेजेंड, सेंट जो साधु संत थे उनकी जो स्टोरीज़ थी, लेजेंडरी स्टोरीज़, उनको लिखा गया। पैस्टोरल्स लिखे गए बहुत सारे, एलिगरी लिखी गई, बैलेट्स लिखे गए, ठीक है। तो ये सारे वर्क्स इस समय लिखे गए। सेटायर एंड डायडेक्टिसिज्म, डायडेक्टिक उपदेशवाचक, जो उपदेश देने वाले मतलब मॉरल वर्क्स इस समय लिखे गए। सेटायर भी लिखे गए, राइमिंग क्रॉनिकल्स भी लिखे गए, एंड वर स्टिल मैन्युफैक्चर्ड मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस। इस समय फिर प्ले आया, ड्रामा का प्रोस फॉर्म इसी समय आया, क्योंकि इसके पहले जो प्लेस लिखे भी जाते थे वो भी वर्स फॉर्म में लिखे जाते थे, पोइटिकल फॉर्म में लिखे जाते थे, लेकिन इस एज में जो प्लेस लिखे गए मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस वो प्रोस फॉर्म में लिखे गए। मॉरलिटी प्लेस, तो इस तरह से बहुत सारे, तो ये मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्ले, मॉरलिटी प्ले, सटायर, बैलेट्स, एलिगरी, पैस्टोरल, ये सारी चीज़ें क्या है इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और आप भी सर्च करके देख सकते हैं कि ये सारे क्या है। तो आपके लिए भी होमवर्क हो जाएगा कि आप इस पर देखें कि ये सारी चीज़ें क्या है। According to William J. Long, the 15th century was an age of preparation of learning the beginnings of science। क्योंकि इसी समय जो 15th century के समय में साइंस की शुरुआत हो रही थी, फिलॉसफी की शुरुआत हो रही थी, एंड द सजेस्टिव मेथोलॉजी इस एज में आने लगा था, एंड द नोबल पोइट्री ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन्स। और इस समय की जो पोइट्री थी वो नोबल थी, मतलब अपर क्लास पीपल से रिलेटेड, क्योंकि सटायर्स आ गए थे, और जो सटायरिकल जो वर्क्स होते थे वो किससे रिलेटेड होते थे, नोबल से रिलेटेड होते थे। तो नोबल पोइट्रीज लिखे जाने लगी ग्रीक एंड रोमन्स में। सो द माइंड वॉज फर्निश्ड विद द आइडियाज़ फॉर अ न्यू लिटरेचर। तो चूँकि साइंस, फिलोसफी सारी चीज़ें आ रही थी, मिथोलॉजी आ रही थी, तो जो राइटर्स थे उनका माइंड जो था फर्निश हुआ, और नए नए आइडियाज़ जो थे लिटरेचर के लिए पोइट्स के और राइटर्स के दिमाग में आने लगे। तो लिटरेचर जो है वो फिर धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप होने लगा। दी अर्लीस्ट नोन ऑटोबायोग्राफी, जो पहली ऑटोबायोग्राफी थी वो जो इंग्लिश में, वो थी द बुक ऑफ मार्जरी कैम्पे। जो किसने लिखी थी? मार्जरी कैम्पे ने खुद लिखी थी। तो मार्जरी कैम्प जो थी, जो द बुक ऑफ मार्जरी कैम्प, ये पहला ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इंग्लिश में, जो कि 1436 में लिखा गया था और 1501 में पब्लिश हुआ था। इस समय के जो फेमस राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, इंग्लिश चौसरियंस एंड स्कॉटिश चौसरियंस। तो जो इंग्लिश चौसरियंस थे, दे यूज्ड चौसरियन डिक्शन एंड फ्रेजियोलॉजी। तो ये चौसर के डिक्शन को और फ्रेजियोलॉजी को, पोइटिकल
फॉर्म्स को ये यूज़ करते थे, पोइटिकल फॉर्म्स को इमिटेट करते थे अपने वर्क्स में। और इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट इंग्लिश चॉसरियंस थे ये कौन कौन थे? थॉमस हॉकलेव, जॉन लिजेट, स्टीफन हैफ्स, तो इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स भी हैं ये। थॉमस हॉकलेव का इम्पॉर्टेंट वर्क था द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। जॉन लिजेट का द ट्रॉय, द सीज ऑफ थीब्स, द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ये इनके तीनों इम्पॉर्टेंट वर्क है। द ट्रॉय, द सीज ऑफ थीब्स एंड द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ये तीनों इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं। स्टीफन हॉफ्स का जो वर्क है द पास टाइम ऑफ प्लेजर, जॉन स्केल्टन का मैग्निफिसेंस, अलेक्जेंडर बार्कले एंड बेनेडिक्ट बोरो, ये सारे इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं, इंग्लिश चॉसरियंस हैं ये सारे। जॉर्ज एशबी, हेनरी ब्रैडशॉ, जॉर्ज रिपली, थॉमस नॉर्टन एंड ऑसबर्न बकिंघम, तो ये इम्पॉर्टेंट इंग्लिश चॉसरियन रहे हैं। कौन कौन से एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो रेड से लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना है। थॉमस हॉकलेव, जॉन लिजेट, स्टीफन हॉफ्स, जॉन स्केल्टन, अलेक्जेंडर बार्कले, बेनेडिक्ट बरो, जॉर्ज एशबी, हेनरी ब्रैडशॉ, जॉर्ज रिपली, थॉमस नॉर्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है थॉमस नॉर्टन, इनको ज़रूर पढ़िएगा। ऑसबॉर्न बकिंघम, तो ये सारे थे इंग्लिश चॉसरियन। इसके साथ ही स्कॉटिश चॉसरियंस थे। दे वर द ग्रुप ऑफ स्कॉटिश पोइट्स, ये जो थे स्कॉटिश पोइट्स का एक ग्रुप था जो कि चॉसर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं थे। देवर द स्लाइट एंड दे हैड इन्फ्लुएंस स्लाइट एंड दे ऑल्सो रिलाइड ऑन अदर सोर्सेस अपार्ट फ्रॉम चॉसर, तो इन पे चॉसर का थोड़ा बहुत ही इन्फ्लुएंस था, स्लाइट इन्फ्लुएंस था चॉसर का। एंड चॉसर के अलावा ये दूसरे सोर्सेस से भी इन्फ्लुएंस्ड थे, मतलब इन्होंने कम्प्लीटली चॉसर को फॉलो नहीं किया था, कम्प्लीटली चॉसर को इमिटेट नहीं किया था, इन्होंने दूसरे सोर्सेस को भी इमिटेट किया है। तो जो फेमस जो स्कॉटिश चॉसरियंस रहे हैं ये है जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड, रॉबर्ट हेनरिसन, विलियम डनबार, गेविन डॉगलस एंड सर डेविड लिंडसे, तो ये सारे ही राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड भी इम्पॉर्टेंट है, रॉबर्ट हेनरिसन भी इम्पॉर्टेंट है, विलियम डनबार भी इम्पॉर्टेंट है, गेविन डॉगलस भी इम्पॉर्टेंट है, ये चारों बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सर डेविड लिंडसे भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारे राइटर्स को आपको पढ़ना है। तो ये थे कुछ राइटर्स। इसके बाद आता है आपका मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, जिसको हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर एंड पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, चॉसर एज एंड रिवाइवल एज समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे के पीरियड्स को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इतने पीरियड्स को अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, और जो भी डाउट है आपका कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसके अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पीरियड्स को डील करेंगे। तो गुड बाय एंड थैंक यू।